आपसे बात करूंगा कि अगर न्याय की आस कहीं बची है तो अंबेडकर साहब उसके पूरक हैं। मैं अभी परसों रांची था, रांची हाईकोर्ट के बाहर, और बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति के सामने से लाइव हुआ था। आजकल मुकदमों के दौर चल रहे हैं। अगर आप आज कहीं भी केंद्र की सरकार के विरुद्ध कोई आवाज़ ऊंची करते हैं तो विरोध में सीधा सीधा आपके नाम पे एक मुकदमा है। तो कहीं ना कहीं जब कानून की बात आती है, जब आधुनिक संविधान के रचयिता की बात होती है, ये केवल इसलिए नहीं कि आज उनकी पुण्यतिथि का दिवस है, ये इसलिए भी कि आज का सर्व जाति, किसी एक जाति की बात भी नहीं करूंगा, संपूर्ण 135 करोड़ भारतीयों की बात करूंगा कि कहीं अगर आपको लगता है कि आप जीवित रह सकते हैं इस सरकार में या इस रेजिम में, तो शायद उनके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। तो मैंने अभी एक मान्यवर को सुना कि कोई भी बाबा साहब अंबेडकर के भक्त ना बने, आप उनके अनुयायी बने। तो ये स्टेटमेंट मैं अपने आप के ऊपर भी धारण करता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, एनी रिलीजन एंड वॉट एवर क्रीड यू बिलोंग, वॉट एवर स्किन कलर यू हैव। एक बड़ी छोटी सी बात है कि अगर आज मैं अपनी हिस्से का लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसका भी बल जो है मुझे वहीं से मिलता है, क्योंकि परिवार में जितने भी लोगों ने कानून की डिग्री ली है मेरे, वो सब भी शायद उन्हीं को ही पूरक मानते हैं, चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे नेक्स्ट जनरेशन के जो मेरे बच्चे हैं वो क्यों। आपको क्यों लगता है कि भक्त बने हुए लोग अनुयायी नहीं है? देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि भक्त बने हुए, और भक्त बनना भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन भक्ति में और अनुयायी बनने में बहुत सारा डिफरेंस है। लाइक आप डिवोटी और डिसाइपल, आप एकलव्य को देख सकते हैं, वो शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु को दूर से देखा। आप देखिए यार, 6 के 6 तीरों स्वान के मुंह में मारते हैं और उसको एक खरोंच नहीं आती। ये एक शिष्य बनने का सबसे बड़ा, देखिए जो कल्चर है हमारे देश की, जो सभ्यता है, वो गुरु शिष्य परंपरा भी तो है। हम आज आधुनिक शिक्षा को जो भी ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि ये ना पहने। आप उनके तमाम मूर्तियों में देखें, आप उनको देख सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि अधिकार तो हर चीज का सबको है। और असमानता की लड़ाई है, इनइक्वालिटी की लड़ाई है। और जब इनइक्वालिटी की लड़ाई के बारे में बात करेंगे मान्यवर पत्रकार महोदय, तो कहीं ना कहीं शायद हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि भक्ति में आप कहीं ना कहीं एक बार वन साइडेड हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है और उनके मानने वाले लोग, शायद आप देख ही सकते हैं, भक्ति की तो बात है। आप देख लीजिए, मैंने कल रात को, मौजूदा सरकार है वो भक्ति करती है। देखिए मौजूदा, देखिए मैं सीधी एक बात बोलूंगा, मुझसे आप डायरेक्ट पूछते हैं, मैं भी डायरेक्ट देता हूँ, आपसे बड़ा प्रेरित हूँ। देखिए, मौजूदा सरकार में भक्ति के अलावा है ही क्या? आप जहाँ भी देखें, वो बंगाल आते हैं, वो बोलते हैं जय श्री राम बोलो। वो भूल जाते हैं कि माँ दुर्गा की धरती है, मैं भी बंगाल से ही था, तो हमने बोला हाँ भाई जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो माँ दुर्गा का वास है भाई। दुर्गा पूजा तो भाई हमारे बंगाल की एक धरोहर है, जिसको आपने पूरा देश और पूरा विश्व मानता है। तो आप अगर वृंदावन में जाए तो वहाँ राधे राधे बोलते हैं, मथुरा में तो वहाँ भी देखिए राम तो हमारे रोम रोम में बसे हैं। उसके लिए हमें किसी की भक्ति सीखने की क्या जरूरत है? प्रभु तो सबके लिए एक ही है। तो मुझे एक बात लगता है, लेकिन रावल जी एक बात है, जो बाबा साहब को मानता है, जो उसका अनुयायी है जी, वो राम पे विश्वास तो नहीं कर सकता। देखिए मैं एक बात आपको बोलूंगा, अपनी अपनी मान्यताओं की बात है। मैं जब गुरु नानक देव के बारे में पढ़ता हूँ, उन्होंने सर्व धर्म के बारे में ज्ञान लिया। देखिए, किसी भी धर्म में कभी ये तो लिखा नहीं है कि आप अच्छी चीजों का ग्रहण ना करें, और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डिमेरिट भी होते हैं, अगर मेरिट होते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, शायद बुराई के ऊपर आपका रास्ता समय होगा ही नहीं। तो उनके पास बहुत सारी अच्छी से, आजादी के पूर्व में भारत का जो माहौल था, मेरे दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और जो स्वतंत्रता सेनानी में चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ले, चाहे भगत सिंह का नाम, चाहे बिस्मिल का, चाहे अशफाकुल्ला खान के, आप एक बात गौर कीजिएगा, इक्वालिटी उस युद्ध में भी था, उस दौर में भी था, और इक्वालिटी की बात ही तो करते हैं। तो जो इक्वालिटी की बात करता है, उन्हें मानने में भला क्या हर्ज है? आप उन्हें भक्ति बोले, आप उन्हें अनुयायी बोले, मेरे लिए तो सब एक ही है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने बाबा साहब को संविधान तक सीमित रख दिया। उन्होंने तो तमाम काम किए, इस देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे वो। पत्रकार महोदय, मैं एक बात आपको बोलूंगा, अर्थशास्त्री में मेरा कैलकुलेशन बहुत वीक है, मैथ्स मेरी बहुत कमजोर पड़ी रही है। मैं दिल से चलता हूँ, दिमाग से बहुत कम चला हूँ, और मुझे अक्सर ये बताया गया कि जो जज्बाती लोग हैं ना, वही कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि कई लोग तो ये भी बोलते थे कि केवल चरखे से हम आजादी मिली, कई लोगों ने ये भी बोला, तो वो फांसी में लटकने वाले 23 साल के नौजवान कौन थे? इतिहास तो इसके भी गवाह है ना जी। और देखिए, प्रताड़ित होना, मैं आज आपको 2 लोगों का नाम बताऊं। लोग तो ये भी कह रहे 2014 में आजादी मिली है। सुनिए, वो लोग नहीं कह रहे हैं, वो आज की डेट में एक राष्ट्रीय पुरस्कृत पद्मश्री से नवाजी गई कंगना रनआउट बोलती है, मैं रनआउट बोलता हूँ, तो क्लियर। उससे पहले बीजेपी के एक नेत्री ने बोला था कि 99 साल की लीज। मेरी बात सुनिए, बीजेपी के नेत्री का बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी का नेत्री होना, बीजेपी का नेतृत्व होना, जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप गांधी से प्यार करते हैं या गांधी का हत्यारा होते, तो उस सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिला, किसी भी मंच पे नहीं मिला। पत्रकार महोदय, वो कहते हैं हमारा रिश्ता नहीं है, पर वो ये नहीं कहते कि हम उनका बहिष्कार करते हैं या मुर्दाबाद बोलते हैं, इस तरीके की तो बात बोलते नहीं जी। भक्त हैं बाबा साहब के अनुयायी। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, अगेन आपकी बात को रिपीट करूंगा, मैं कभी भी कोई उत्तर किसी के प्रेशर में नहीं देता। मैं यहाँ से जीता हूँ अपनी जिंदगी को, बराबर, मैं बागी हूँ,
बराबर। मुझे लगता है कि जिस पार्ट ऑफ लाइफ में मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो मैं पूर्ण मुझे मिलती है। मसलन इतनी बार की जेल यात्रा, इतने मुकदमे, अभी एक ताजा मुकदमा 3 दिन पहले मुझ पर नहीं हुए, वो मुकदमा भी खत्म हुआ, तो उसकी जो प्रेरणा मिलती है, शक्ति भी मिलती है लड़ने की। भाई आधुनिक भारत में और तो कोई संविधान के रचयिता तो है नहीं पत्रकार महोदय, कानून हमें किसने सिखाया? आप देखिए आर्टिकल 376 से लेके 307, 302, 309, 504, 556, 392, आप किसी भी आईपीसी, सीआरपीसी की कोई भी धाराएं देख लें। सवाल ये है, आप बोलिए मानते हैं या अनुयायी हैं? मैं तो अनुयायी मानता हूँ खुद को। आप तो दुर्गा को मानते हैं? मानता हूँ, शक्ति की देवी है हमारी। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं हमारी जो कुल देवी वो माँ काली है, जो जन्मजात मुझे मिली, मेरे पैतृक, मेरे दादा, उनके हिसाब से, तो मैं उस चीज़ का भी बहुत अच्छे से मान्यता करता हूँ। और कहीं भी मुझे लगे तो मैं निडर हूँ, मैं 20 लोगों में, 100 लोगों में, जब मैं इन भाजपाइयों के साथ जाके भिड़ता भी हूँ, लेकिन भिड़ता हूँ मैं संवैधानिक तौर पे। आप मेरे कोई भी वीडियो को देखिएगा, मैंने आज तक संवैधानिक भाषा का भी प्रयोग नहीं किया। उसके जो देनदार या मैं जिनका ऋण हूँ, आज मैं उसी मंच पे उनके नाम से। आपको क्यों लगा आज के मैं दलित प्रेरणा स्थल पर जाने? देखिए, मैं दलित प्रेरणा स्थल पे आज पहली बार नहीं आ रहा हूँ पत्रकार महोदय, मेरी आपकी पहली मुलाकात यहाँ पे हुई है। मैं तो जामा मस्जिद भी जाता हूँ, तो आप वो क्वेश्चन भी ना पूछे। मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो यहाँ से होकर जाता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए एक अनुभव भी और एक बहुत अच्छा एहसास भी है कि हमारे राज्य के अंदर, हमारे इस जिले के अंदर एक दलित प्रेरणा राष्ट्रीय स्थल है। केवल दलित प्रेरणा नहीं है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है। आपको ये बात भी समझना हो, क्योंकि जब उन्होंने कानून और संविधान के दायरे बनाए थे तो उन्होंने सबके लिए बनाए थे, किसी व्यक्ति और जाति के लिए नहीं बनाए। आप लोग तो कहते हैं पत्थर लगा दिए बहन जी। देखिए, आपने कहा आप लोग, इस आप लोग की श्रेणी में कहीं ना कहीं पत्रकार महोदय आपकी भी गिनती में है कि कोट और पैंट तो आपने भी पहना है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, जिन्हें, देखिए, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू एजुकेशन भी है, तो अगर हमें कुछ बोलने का अधिकार है तो हम बोलेंगे, और उसके ऊपर कुछ गलत है तो संविधान में उसके ऊपर भी दायरे बने हुए हैं। तो नपीतुली भाषा का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन उस भाषा का प्रयोग जो अवश्य करेंगे जिससे एक मृत व्यक्ति को भी जगाने का काम आप जैसे पत्रकार कर रहे हैं और मेरे जैसे एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं। जी, क्या वाकई में संविधान खतरे में है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, संविधान कभी खतरे में नहीं होगा। पहले तो आप ये बात जान लें, इन लोगों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाए। आपको बात समझना होगा, हर दौर में हमें अम्बेडकर मिलेंगे। आपको ये बात समझना होगा, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, लाखों करोड़ों भारतीयों के, और बल्कि संपूर्ण भारतीयों के हृदय में, जब जिसके घर में पुलिस केस होता है ना, तब उन्हें ये बात समझ में आता है कि कानून के दायरे में रह के हम कैसे अपने परिवार को बचाएं। आज वस्तुतः एक बात और भी कह दिया गया है कि मौजूदा जो सरकार है, अगर आपको इससे बचना है तो अपने घर में एक को लॉ जरूर पढ़ाइए। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये कोई जातिगत बात तो नहीं है, कोई व्यक्तिगत बात तो नहीं है, क्योंकि कानून ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप ये शैतान रूपी सरकार के विरुद्ध लड़ सकते हैं। जहां आपके मर्जी के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं, जहां किसानों से बगैर पूछे किसान बिल होते हैं, जहां आज आप फास्ट टैग में वॉलेट में बैलेंस ना हो, आप बेशक 25 किलोमीटर जा रहे हैं लेकिन आपको दोनों साइड का एक्स्ट्रा पे आउट देना पड़ता है। ये सवाल पूछना भी एक दंडनीय अपराध हो जाता है। शैतानी लग रही है। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं संविधान की वजह से गरीब माँ का बेटा आज प्रधानमंत्री बन गया। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, ये बात संविधान की, देखिए, मैं तो एक बात और बोलूंगा, तो ये भी कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की संतुष्टि भी मिलती है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना। ये हमारे संविधान की तो देन है, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूंगा, अभी इसी गौतम बुद्ध नगर जिले के कल के अखबार को लेकर आप दैनिक जागरण में पढ़िएगा, हमारे साथ एक आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन गरीब छात्रों के रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, किसी भी धर्म और जाति से हट के, गौतम बुद्ध नगर जिले के धर्मेंद्र सक्सेना जिला बेसिक अधिकारी का ये कहना है कि 4 साल में 8 करोड़ रुपए आने वाले थे, मात्र 3.5 लाख रुपए आए हैं। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में जो गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चों और अभिभावकों को जो दिया जाता है कपड़े का, आज तक मान्यवर योगी आदित्यनाथ जी, जो अब यशस्वी मुख्यमंत्री भी कहलाए जा रहे हैं, और नोएडा के विधायक पंकज सिंह जी, जो माननीय रक्षा मंत्री जी के सुपुत्र हैं, और ग्रेटर नोएडा के विधायक, एमएलसी और जितने भी राज्यसभा के हमारे सुरेंद्र नागर, ये मैसेज आपके मंच के माध्यम से उनके लिए, कभी मंच पे आइए और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के जिले के जनता को ये बता दीजिए कि आप अरबों रुपए का खजाना और पिटारा खोल रहे हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बातें करते हैं, हवाई फायरिंग की बातें करते हैं। आप लोग समझ रहे ना? बता दीजिए 8 करोड़ रुपए क्यों आज तक रिलीज नहीं किया गया गौतम बुद्ध नगर जिला के बेसिक गरीब बच्चों के लिए? अगर है हिम्मत, मन चुन लीजिएगा, आप जगह तय कर लीजिएगा, मैं वहीं आके आपसे डॉक्यूमेंटेड बात करूंगा। सवाल